अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे सब लोग होप्सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, विस्कस ड्रैग एंड स्ट्रोक्स लॉ। कि हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, फिर हम बात करेंगे ड्रैग फोर्स क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे स्ट्रोक्स लॉ क्या है। इस पूरे पैसेज में या पूरे टॉपिक में 3 छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स एंड स्ट्रोक्स लॉ। सबसे पहले कहते हैं विस्कोसिटी होती क्या है। कहते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मुझे आसान अल्फाज में ना थिकनेस से रिलेट किया जाता है कि कोई सी भी जो लिक्विड है या कोई सी भी ऐसी चीज़ जो जितनी ज़्यादा थिक होगी ना उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी को हम इन फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं डिफरेंट लेयर्स के बीच। जितनी ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा होगी उतने पार्टिकल्स या लेयर्स आपस में ज़्यादा पास होंगी तो उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड के दरमियान उसको विस्कोसिटी कहते हैं। या आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि विस्कोसिटी हमारे पास होती क्या है। विस्कोसिटी हम कहते हैं कि थिकनेस को कहा जाता है। कहते हैं विस्कोसिटी इज मेजर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर द अनदर लेयर। तो इसको हम इस तरह से भी रिक्वायर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एक लेयर है उसको अगर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करवाना है तो कितनी फोर्स देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अगर डिफरेंट हमारे पास लेयर्स हैं किसी लिक्विड की या सॉलिड की या कुछ भी, अगर आपने एक लेयर को स्लाइड करवाना थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाना है तो जो जितनी फोर्स यहाँ पे देनी पड़ेगी ना वो हमारे पास डिपेंड करेगी उसके ऊपर विस्कोसिटी के ऊपर कि जितना हमारे पास इन लेयर्स के दरमियान जो है जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होंगे, रगड़ ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपको फोर्स ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो विस्कोसिटी का होता है कि अगर जितनी ज़्यादा फोर्स आपको देनी पड़ती है एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए, इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड मूव करवाने के लिए जितनी फोर्स देनी पड़ेगी उसकी हम कहते हैं वो मेजर होता है विस्कोसिटी के बच्चे। जितना यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी ना, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको फोर्स देनी पड़ेगी तब वो मूव करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जितनी फोर्स आपको देनी पड़ती है इसका मतलब है उतनी ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट है, उतनी ज़्यादा वहाँ पे आपके पास मूव करवाना मुश्किल है, उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी है। कहते हैं सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली सच एज थिक tar एंड हनी एटसेट्रा हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने वही बात की कि जो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, जो जितने गाढ़े होते हैं उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। लाइक हमारे पास थिक tar जो होता है ना बच्चे, ये एक स्पेसिफिक किस्म का इस तरह से ब्लैक कलर का ना ऑयल होता है इस तरह का, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें हनी की तो वो हमें पता है शहद भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें भी फ्रिक्शनल इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं वो भी हमारे पास विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं ईटा का। तो इसके जरिए विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके कंपैरिजन में कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सकते हैं जिनमें फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे आपको पानी की एग्जांपल दी जाती है वो कंपैरेटिवली कम थिक होता है, इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, फ्रिक्शन इसमें कम होती है तो वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो लिक्विड्स हमारे पास गाढ़े होते हैं जिनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है, और जो इजीली फ्लो कर सकते हैं जो कम थिक होते हैं उनकी विस्कोसिटी भी कम होती है। तो विस्कोसिटी की हमारे पास रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी अगर आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। जो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट होते हैं उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ईटा सी किया जाता है। और जो थिक हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं जो इजीली फ्लो नहीं कर सकते लाइक हनी और थिक टार वगैरह, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। आगे कहते हैं हमें पता है कि जो गैसेज हैं या लिक्विड्स हैं वो नॉन जीरो, मतलब उनकी कोई ना कोई विस्कोसिटी तो ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो ज़रूर होती हैं, चाहे कोई भी लिक्विड हो या गैसेज हो। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको मूव करवाना होना चाहिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई फोर्स उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड मूव करवाना है, स्लाइड करवाना, तो अपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर कोई ना कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट लग रहे होंगे। तो कहते हैं अगर हम बात करें ना, एक गाड़ी है, एयर है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है लेकिन वो भी कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो भी कोई ना कोई रिटॉर्डिंग फोर्स है ना वो एक्ट करेगी। कहते हैं सपोज करें आप किसी हाई स्पीड गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप अपना बाजू जो है ना विंडो से बाहर करते हैं तो आपको एक कंसिडरेबल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेल रही होगी। लाइक अगर हम बात करेंगे, हम लोग जब किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, हम लोग यूजुअली अपना हाथ बाहर निकाल के एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है हवा जो है ना हमारे हाथ को पीछे की तरफ पुश कर रही है। गाड़ी हमारी आगे की तरफ जा रही होती है तो लेकिन हवा हमारे पास हाथ को पीछे की तरफ पुश कर रही होती है। तो बेसिकली जो एयर होती है वो हमारे पास इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं रिटार्डिंग फोर्स का।
तो यहाँ पे ये देखें रिटार्डिंग फोर्स की डेफिनेशन है, कहते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में से मतलब हवा में से जाए, से मैंने आपको एग्जांपल दी, गाड़ी में से हाथ हम बाहर निकालते हैं और वो फ्लूइड जो फिजिक्स के सेंस में किसी भी ऐसी चीज़ को फ्लूइड कहते हैं जो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आपके पास बचे लिक्विड्स को भी फ्लूइड कहा जाता है और गैसेस को भी फ्लूइड कहा जाता है। तो कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होता है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होती है जिसको रिटार्डिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कितनी इंक्रीज होगी, जितनी आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा वो आपके पास फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगी। मैंने वही आपको एग्जांपल दी है, लाइक आप जितनी ज़्यादा गाड़ी की स्पीड तेज़ करेंगे ना उतनी ही आपके हाथ के ऊपर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी वो ज़्यादा होगी। तो रिटार्डिंग फोर्स जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि कितनी स्पीड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने रिटार्डिंग फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, इससे ऊपर पैसेज में हमने बच्चे विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी। और विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, जो जितना ज़्यादा मटेरियल थिक होगा, लिक्विड थिक होगा, जितना ज़्यादा उसकी थिकनेस कम होगी तो विस्कोसिटी उतनी उसकी कम होगी। आगे हमारे पास कहते हैं हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सिंपल सी सिचुएशन है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो शक्ल है, शेप है, जो सफ़ेर की फॉर्म है, सफ़ेर किसको बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास गेंद की शेप का होता है, बॉल की शेप का होता है, उसको स्फेयर बोलते हैं। कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्फेयर है और वो मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में से, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा वो हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है उसकी। उस केस के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए ना हमारे पास एक साइंसदान था, उसने एक लॉ दिया था जिसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ ने बेसिकली एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही होती है ना उसके लिए उसने फार्मूला में प्रोवाइड किया था 6π/ρ। अब उसने ये फार्मूला कब दिया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल किसी मीडियम में से पास कर रहा हो, लाइक ये अगर किसी मीडियम में से मतलब किसी हाइट से नीचे गिर रहा है, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका वेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। लेकिन ये जो मीडियम है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो मीडियम क्या करेगा, इसके ऊपर या ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब ये बेसिकली इस ड्रैग फोर्स का फार्मूला जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर लग रही है उसके लिए ये फार्मूला प्रोवाइड किया गया है जो 6π/ρ है। अब ये जो ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लग रही है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा वो उसके ऊपर बता रहे हैं। एक 6 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा कि ये जो हमने मीडियम लिया, फॉर एग्जांपल ये एयर मैंने लिया है तो इसकी विस्कोसिटी कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, आर क्या है, ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है इसका रेडियस कितना है, और वी क्या है, इसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड के साथ वो आ रहा है। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए आपके पास स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है कि आपके पास ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल इन शेप है, जब वो नीचे आ रहा है तो वेट फोर्स उसकी नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो मीडियम है ना इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगा रहा है। उस ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या है 6π/ρ। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, 6π तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। ये डिपेंड करता है ईटा के, ये जो मीडियम है इसकी विस्कोसिटी कितनी है, आर के स्फेयर का रेडियस कितना है, और वी क्या है इसकी स्पीड कितनी है। तो ये इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे किसके लिए एप्लीकेबल है, जब आप ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं, मतलब बॉल के शेप का लेते हैं। अगर इससे अलावा कोई और शेप होगी ना तो ये चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये कब लिया जाता है, जब उसकी स्पीड थोड़ी कम हो, मतलब नॉर्मल स्पीड हो, स्लो स्पीड के साथ जा रहा हो। अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ लेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ ना इसके ऊपर कंडीशंस लगा दी गई हैं कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कब है, जब आप बॉल की शेप स्फेयर लेते हैं। और दूसरा जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव कर रहा हो, ऐसा मूव कर रहा हो। और ईटा वैसे हमारे पास विस्कोसिटी है तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, स्टोक्स लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है हाउएवर एट हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर आप उसकी कह लें कि स्पीड हाई कर देंगे तो बच्चे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इस टॉपिक में से आपने छोटे छोटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं। कौन कौन से, आपने सबसे पहले विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखी है, विस्कोसिटी की एग्जांपल दे दीजिएगा, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। फिर आपने ड्रैग फोर्स की आपने डेफिनेशन देखी है, रिटार्डिंग फोर्स की, और फिर आपने देखी है स्टोक्स लॉ की। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन आपने इस पैसेज में देखी हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज का बच्चे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोहेसिव फोर्स एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसे आज हमने अभी देखा है कि हमारे पास विस्कोसिटी क्या होता है, तो ये देखिए विस्कोसिटी की वही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मेजर होता है फ्लूइड रेजिस्टेंस का, या फिर इंटरनल फ्रिक्शन होती है विद इन द फ्लूइड, जो
फ्लो करवा रही होती है, या आपने जो पैसेज में भी डेफिनेशन देखी थी वो कर सकते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होती है बच्चों? कोहेसिव फोर्स होती है जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, ये एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं उसको कोहेसिव फोर्सेज कहते हैं। लाइक ये मोस्ट कॉमनली कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेज के बारे में बात की जाती है। ये जो हमारे पास एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ही मटेरियल के, तो इसके मॉलिक्यूल्स के एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्सेज होती हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं इनको कोहेसिव फोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि हमारे पास कोहेसिव फोर्सेज क्या होती है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं उनको कोहेसिव फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो उसको कोहेसिव फोर्सेज बोलते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको ये फिगर में दिखाया है, ठीक है। तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेज होती हैं। और एडहेसिव क्या होती हैं? अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज हों उसको हम लोग एडहेसिव बोलते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेज होती हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जैसे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। तो कहते हैं इसी की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की रिजिडिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है या रेजिस्टेंस होती है, वो डिफॉर्मेशन वो डिपेंड कर रही होती है। रिजिडिटी होती है कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो मटेरियल कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। बच्चे जितना उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो उतना ही बर्दाश्त करेगा, उतना ही रिजिड होगा, सॉलिड होगा। इलास्टिसिटी वही बात है कि अगर वो डिफॉर्म नहीं होता कितना वो फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। और रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन मतलब फोर्स अप्लाई की जा रही है तो उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें आपने बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस सारे पैसेज को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखना, जिसमें आपने विस्कोसिटी की डेफिनेशन, रिटार्डिंग फोर्स की, ड्रैग फोर्स की और स्ट्रोक्स ला की। स्टिल इससे मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।